प्राकृत संख्या, बहुत आसान सी बात है। अच्छा, इन प्राकृत संख्याओं का एक और नाम है, इन प्राकृत संख्याओं का एक नाम और है सो है। अच्छा, यहाँ पे पूर्णांक की बात हो गई। अब चौथे प्रकार की बात करते हैं। संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इस प्रकार की संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको c²/5, तो 5 का 25 में 5 बार, तो b² किसके बराबर हो गया? b² बराबर हो गया अपने यहाँ पे नंबर। इंग्लिश के भी टर्म्स मेरे भाई पता होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा हो कि भाई साहब को इंग्लिश मीडियम का आके बोला भाई वो होल नंबर, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ लिया पर समझ में कम आया, या फिर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, पढ़ने के बाद कुछ डाउट्स है, √2 का परिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करेंगे, ठीक से समझ में नहीं आया, HCF LCM के किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं, या फिर सवालों को किस तरह सोचना है, बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी। तो मैं केशव शर्मा आपके लिए लेके आया हूं, मेरे प्यारे विद्वानों के लिए लेके आया हूं एक वन शॉट चैप्टर नंबर 1 का। शुरू से अंत तक क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक बात क्रिस्टल क्लियर करेंगे, यानी कि बाय एक वीडियो पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर। कितने नंबर पक्के? 4 नंबर। पिछले साल भी 4 नंबर का आया था, तो इस साल भी हो सकता है 4 नंबर का है। 4 नंबर एक ही क्लास के अंदर आपके कर दूंगा पक्का है। पेन को भी लेके बैठ जाओ, क्योंकि हम चलने वाले हैं एक बहुत ही जानदार संख्याओं के सफर के ऊपर। तो आप तैयार है? मैं भी तैयार हूं। करें शुरू बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है, यानी कि यहां पे हम बात करने वाले हैं संख्याओं के ऊपर, ठीक है। तो संख्याएं क्या होती है? अगर सबसे पहले आपसे मैं ये पूछूं कि भाई संख्याएं क्या होती है, बताओ, ठीक है। तो बहुत आसान सी अगर परिभाषा दूं, डेफिनेशन दूं कि संख्याएं क्या होती है, तो संख्याएं और कुछ नहीं, गणितीय वस्तु है। संख्याएं क्या है? गणितीय वस्तु है, जिनका उपयोग हम किस किस के लिए करते हैं भाई? नापने के लिए, तोलने के लिए, गिनने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए करते हैं भाई। गिनने के लिए जैसे कि समझ लो कि एक क्लास के अंदर कितने तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं, यानी तुम्हारे सोच लो 10वीं क्लास में हो, तो 10वीं क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं भाई? 50 स्टूडेंट है, गिन लिया। तोलने के लिए तुम्हारा वेट कितना है, केले कितने लाने हैं, सेव कितना लाना है, बस वो नापने के लिए, यानी मेरी हाइट कितनी है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, इन सब के लिए जो काम आता है ना, वो ही संख्याएं हैं बस। अब संख्याओं में सबसे पहली संख्या की बात करते हैं, तो सबसे पहली संख्या कौन सी आ जाती है अपने पास? आपको भी अच्छे से पता होगी ना, प्राकृत संख्या। कौन सी आती है मेरे भाई? प्राकृत संख्या। अच्छा, प्राकृत संख्या की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, इसलिए इसको कैपिटल N से लिखा जाता है। ये क्या होती है? 1 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है और भाई अनंत तक जाती है। ये संख्याएं कौन सी हो जाती है? प्राकृत संख्या। बहुत आसान सी बात है। अच्छा, इन प्राकृत संख्याओं का एक और नाम है, इन प्राकृत संख्याओं का एक नाम और है, इन्हें गणन संख्या भी कहते हैं। गणन संख्या क्यों? क्योंकि ये गिनने के लिए काम में आती है, ठीक है, सीधी सी बात है। इन्हें गणन संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गिनने में भी काम आती है। चलो, अगर मैं बात करूं 2 नंबर संख्या, वो है पूर्ण संख्या। कौन सी है भाई साहब? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें, जिसे कि इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। होल नंबर। इंग्लिश के भी टर्म्स मेरे भाई पता होने चाहिए, ठीक है ना। ऐसा हो कि भाई साहब को इंग्लिश मीडियम का आके बोला भाई वो होल नंबर पता है क्या? तुम कहो यार होल नंबर क्या होता है यार, केशव भैया ने होल नंबर तो नहीं पढ़ाया। अरे भाई, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो भाई साहब, जब तुम्हें पता है कि होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या है, तो वो कहेगा Did you know about whole number? तो हम कहेंगे yes bro I know। जो कहां से स्टार्ट होती है? विच स्टार्ट 0। आगे बात समझ में है ना कि सर ज्यादा इंग्लिश हो रही है? अरे बात ठीक है, ठीक है, ओके। W, ठीक है, किससे लिखते हैं? W से लिखते हैं। जो शुरू कहां से होती है? 0 से। कहां से? 0 से शुरू होती है और अनंत में जाती है। 1 2 3 4 इसी तरह चलती जाएगी, ठीक है। ये कौन सी हो जाती है? अपनी पूर्ण संख्याएं हो जाती है। अच्छा,
अगर इसमें बड़े ध्यान से देखो ना तो पूर्ण संख्या के अंदर यहां देखो सारी प्राकृत संख्याएं आती है। पूर्ण संख्या में सारी प्राकृत संख्याएं आती है, नेचुरल नंबर। तो यहां पे मैं एक बात कह सकता हूं, यहां पे मैं एक बात क्या कह सकता हूं कि जितनी भी प्राकृत संख्या होती है ना वो सारी पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या कह देंगे कि सभी प्राकृत संख्याएं होती है ना। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ये लो भाई साहब, प्राकृत संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं होती है? प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सीधी सी बात है, ये ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछ ले क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती है? नहीं, सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा जीरो होता है। अच्छा, तीसरी तरह की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तीसरा कौन सा हो जाएगा अपना? पूर्णांक, इंटीजर, पूर्णांक। भाई पूर्णांक इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स के दो, इंटीजर के दो, पूर्णांक हो जाएगा। क्या होती है भाई? 0, 1, 2, 3, 4 अनंत, ये तो आएगा ही आएगा। माइनस का और आ जाएगा। कौन और आ जाएगा? माइनस का और आ जाएगा मेरे भाई। बिल्कुल, माइनस की संख्याएं भी आ गई। ये लो, तो माइनस का 1, 2, 3, 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस तरह। और जीरो प्लस वाले भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे। ये होते हैं इंटीजर। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं गुरुजी? है भैया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको आई से या फिर जेड से। अच्छा, ये जेड क्यों आया बताओ? आई तो समझ में आ गया, इंटीजर की वजह से आया। जेड क्यों आया? जेड किस लिए आया बताओ? देखो बेटा, जेड आया, एक जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है? जर्मन। जर्मन शब्द है जहलिन, जहलिन। ठीक है, इस जहलिन का मतलब होता है गणना, गिनती। ठीक है, तो इससे जेड आया। ठीक है, समझ में आ गई बात? जेड आया जहलिन, जर्मन शब्द से। ठीक है, आगे बात समझ। तुम कहोगे गुरुजी एक इंटीजर आई, ठीक था ना भैया, क्यों फालतू में ये जर्मन शब्द? अब भाई ठीक है, जो है सो है। अच्छा, यहाँ पे पूर्णांक की बात हो गई। अब चौथे प्रकार की बात करते हैं, जिसके बारे में तो बहुत अच्छे से तुम्हें पता होगा। चौथी प्रकार की कौन सी है? परिमेय। ठीक है, कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रेशनल नंबर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई साहब इसको? रेशनल नंबर। इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, इंग्लिश में रेशनल कहा जाता है इसको। चलो, अगर इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा भाई? ये बताओ, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। जिनको किस प्रकार लिखा जा सके मेरे भाई? P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। अच्छा, जहाँ P और Q क्या होते हैं? जहाँ P व Q पूर्णांक है, P व Q तो मेरे भाई पूर्णांक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है? Q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई? Q 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, उदाहरण के लिए अगर जैसे कि मैं बात करूं, उदाहरण के लिए ये समझो 0। 0 क्या है? एक परिमेय संख्या। 0 एक परिमेय है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसको 0 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए सीधी सी बात है। समझ में आ गई अच्छे से बात? ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 22/7, तो 22/7 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ माइनस का 11/3, ये भी किस प्रकार की है? परिमेय संख्या है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1000, तो सिर्फ 1000 भी एक परिमेय है। क्यों? क्योंकि इसको 1000/1 लिख सकते हैं। अच्छा, परिमेय संख्या पढ़ ली, तो परिमेय संख्या के साथ कौन सी आएगी? अपरिमेय संख्या। कौन सी आ जाएगी? पांचवा प्रकार, अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। क्या ये बात समझ गए? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं मेरे भाई? इरेशनल नंबर। ये ध्यान रखना। ठीक है, परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहेंगे? इस प्रकार की संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जिनको कैसे नहीं लिखा जा सकता? P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। सीधी सी बात है। वो कौन सी संख्याएं हो जाती है? अपरिमेय संख्याएं हो जाती है। अच्छा, उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं
तो उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये समझो पाई हो जाएगा, ठीक है, उदाहरण के लिए पाई हो जाएगा, अंडर का 2 हो जाएगा, अंडर का 3 हो जाएगा, और ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो गई भाई 8वीं क्लास तक की बात, ठीक है सर, परिमेय अपरिमेय, लेकिन ये तो बड़े हो गए ना हम, अब हम बड़े हो गए हैं, 10वीं में आ गए हैं, क्या इतनी नॉर्मली चीजें चलेगी? नहीं, यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय में एक चीज ओड है और एड होगी, जो कि बहुत कंफ्यूज करता है, समझ में मुश्किल से आता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उसको बहुत आसान बना दूंगा। देखो कैसे, ध्यान से देखना कैसे। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो एक जो संख्या है दशमलव संख्या, क्या इसके बारे में सुना लग रहा है क्या कहीं कि गुरुजी कहीं तो सुना है दशमलव संख्या के बारे में? तुमने देखा भी है, जैसे कि देखो 1 में मैं 2 का भाग देता हूं तो कितनी बार जाता है? 0.5 बार जाता है। बस ये जो 0.5 है, जिसे हम कहते हैं पॉइंट वाली संख्या, है ना, यही दशमलव संख्या है। तो अगर मैं बात करूं 1 में 2 का भाग दिया 0.5, 5 में भाग देता हूं 4 का तो कितनी बार जाएगा? 5 में 4 का भाग तो 4 एकम 4, पॉइंट आएगा 10, 8 और फिर 4 पंजे 20, 1.25। अरे सही है कि नहीं? ये बात समझ में आ गई? अच्छा चलो एक काम और करते हैं, 10 में 3 का भाग देता हूँ, 10 में 3 का भाग दो तो 3 बार जाएगा, 9 आएगा, फिर एक बचेगा 10 आ जाएगा, तो 3.3 3 3 3 और इस तरह ये चलता ही जाएगा। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? अलग अलग तरह की दशमलव संख्या। बड़ा ध्यान देना, मैं बड़ा ध्यान, एक पैटर्न में पढ़ा रहा हूं तुम्हें, एक पैटर्न से टक 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 चलेंगे और चैप्टर बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि भाई 10/3 है तो 3.333 इस तरह चलता जाएगा। अच्छा, तुम्हें पता पाई की वैल्यू? कि हाँ गुरुजी 3.14 हमें याद है, बिल्कुल अच्छी बात है, 3.14 याद है, मुझे इससे आगे भी याद है, 3.14 15 92 65 और इस तरह वो चलती ही जाती है। ये भी एक दशमलव संख्या, ये भी दशमलव है, ये भी दशमलव है, ये भी दशमलव संख्या है, लेकिन इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ अंतर है। अगर इसको देखें तो ये यहाँ पे इसका भाग रुक गया, बैठ गया, शांति से, वाह भाई, अपनी तो पूरी हुई भाई, भागम दौड़ती हमने कर ली, अब शांति से भाई साहब जाके वहां पे बैठ गएगा, हाँ भाई अब रुक जाओ, यानी कि उसे क्या कहेंगे? शांत हो गए भाई साहब, रुक गए भाई साहब, जिंदगी में शांति है इनके, तो ये शांत हो गया। ये भी भाई साहब रुक गया, इसको आगे भाग देने की जरूरत नहीं है, ये भी शांत हो गया। लेकिन इनकी तो जिंदगी की दौड़ ही खत्म नहीं हो रही, इनकी जिंदगी की दौड़ खत्म हो रही है क्या? 3.333333 चलता ही जाएगा, मामला रुकेगा ही नहीं, यानी कि ये तो अशांत है, रुक ही नहीं रहा। इसी तरह अगर पाई की बात करें तो क्या पाई कहीं पे रुकेगा? नहीं रुकेगा। यानी कि हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो दशमलव संख्याएं हैं उसमें एक तो प्रकार की आ रही है शांत, एक इस प्रकार की आ रही है शांत जो आराम से जाकर रुक गई, एक आ रही है अशांत जो रुक ही नहीं रही है, चलती ही जा रही है, उसके पैर दुख रहे हैं चलते चलते, लेकिन वो रुक ही नहीं सकती क्योंकि वो अशांत है, उसका भाग पूरा जाएगा ही नहीं, पाई की वैल्यू रुकेगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो दशमलव में यानी कि हम एक चीज समझ गए गुरुजी कि दशमलव में 2 तरह की संख्याएं आ गई हमारे पास। अगर हम बात करें दशमलव संख्या की तो इसके अंदर हमारे पास 2 तरह की संख्याएं आ गई, एक आ गई शांत और एक आ गई अशांत। लो ये लो बात। अब जो अशांत है ना, अशांत को एनसीईआरटी ने बहुत एक अच्छा सा नाम दिया है, वो है अनवसानी। क्या है? अनवसानी। अनवसानी, ना मुझे आनी ना तुम्हें आनी, अनवसानी। ठीक है, हाँ। तो दशमलव संख्या शांत हो गई, एक अशांत हो गई। अब अशांत को अगर देखें तो इसमें एक गौर करने वाली बात क्या है, एक जगह तो बार बार संख्या आ रही है, जैसे 3.3333, एक तो बार बार आ रही है, एक यहाँ पे देखें 3.14 15 92 65, कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो पा रहा,
यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी रिपीटेशन नहीं हो पा रहा है ना, पूरा पूरा नहीं जा पा रहा है। यानी कि अशांत में दो प्रकार की संख्याएं, एक तो जिसमें बार बार एक संख्या की आवृत्ति होती है, यानी बार बार आए, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ना 3.3333, इस तरह आता ही जाए। समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझे? और यहां पे हम क्या देख रहे हैं, नहीं आ रहा है बार बार, यानी अनावर्ती हो रही है, अनावर्ती हो रही है। यहाँ पे जैसे कि सोचो अगर कोई संख्या 4.121212 और इस तरह 1 2 आ रहा है, ये आवर्ती हो गई। यहाँ पे पाई की मान आ जाएगा, पाई का मान कितना है 3.14159265 और इस तरह चलता ही जा रहा है। या फिर जैसे कि कोई संख्या आ गई, सोचो 1.101, फिर इसके बाद 201, फिर इसके बाद 301, फिर इसके बाद 401, ठीक है, इसके बाद कितने जीरो, 401 और इस तरह चल रहा है। तो क्या इसमें कोई बार बार नहीं आ रहा ना, एक पैटर्न नहीं बन रहा है इसमें। देखो 10, 100, 1000, 10,000 अगर इस तरह भी देखे तो पैटर्न नहीं है, यहाँ पे एक पैटर्न है, 1 2 1 2 1 2 ही आ रहा है बार बार। समझ गए? तो ये आवर्ती। अब यहाँ पे जिसमें बार बार आता है ना 1 2 1 2 1 2, क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो जो बार बार आता है उस पे क्या लगा दो, बार लगा दो। जो बार बार आए उस पे बार लगा दो। यानी कि ये क्या बताता है, ये बताता है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, ये बार बार आ रहा है। तो हम अगर बात करें दशमलव संख्या की, दशमलव में एक शांत एक अशांत, अशांत भी दो तरह की, आवर्ती और अनावर्ती। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है, दशमलव में जो शांत होती है वो परिमेयी होती है। दशमलव में जो शांत जितनी भी होती है वो परिमेयी संख्याएं होती है, ठीक है। अशांत में यानी अनवसानी में जो आवर्ती संख्याएं होती है, जो आवर्ती होती है ये भी परिमेयी होती है। आपको अगर 9th में याद हो तो आपने सवाल किए होंगे कि भाई इस तरह के कि भाई 3.3 बार को P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है। तो वो P/Q के रूप में लिखते थे, यानी वो परिमेयी होती है। और अनवसानी में अनावर्ती जो होती है, अनवसानी में जो अनावर्ती संख्याएं होती है वो अपरिमेयी होती है, अपरिमेयी। क्या ये बात समझ में आ गई बढ़िया से, अच्छे से? यानी कि हम यहाँ पे अब क्या कह सकते हैं कि शांत जितनी भी दशमलव संख्याएं हैं वो परिमेयी हो गई। अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती जितनी भी संख्याएं हैं वो भी परिमेयी हो गई। और अनवसानी अनावर्ती, कौन सी, अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती जो है वो अपरिमेयी हो गई। क्या हो गई, अपरिमेयी। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि शांत और अनवसानी आवर्ती तो परिमेयी है, अनवसानी अनावर्ती अपरिमेयी। अब मैं अगर ऐसे बार बार बोलता रहूंगा ना, इससे समझ में नहीं आएगा। समझ में कब आएगा, जब मैं तुम्हें सवाल करवाऊंगा। रुको, पहले हम सवाल करते हैं, है ना। सवाल करेंगे तभी तो मजा आएगा, तभी तो समझ में आएगा। चलो ये सवाल करो पहले, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि भाई साहब निम्न में से अपरिमेयी संख्या है। सवाल साफ साफ पूछ रहा है अपरिमेयी संख्या कौन सी है। पहला दे दिया 24.1234 1234 1234। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 1234 आया, फिर यहाँ पे 1234 आया, फिर यहाँ पे 1234 आया, यानी 1234 बार बार आ रहा है। यानी कि इस संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24.1234। अच्छा 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार। सच्ची सच्ची बताना, ये याद आ रहा था ना बचपन में गाया होगा ना, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, है ना। 5 6 7 8 बाबा जी हमारे साथ। इसी तरह, ठीक है। तो 1 2 3 4 का बार, यानी कि जिसमें बार आ गया ये आवर्ती हो रही है, तो ये तो परिमेयी हो गई। 12.232425। अब देखो 2 3 2 4 2 5 के बाद 2 6 2 7, यानी कि इसमें किसी भी संख्या की आवर्ती नहीं होगी। तो ये अनवसानी अनावर्ती संख्या है, ये हमारा आंसर हो गया। यानी बी अपरिमेयी है। 2.23 का बार है, बार मतलब 2 3 2 3 2 3 बार बार आता जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे 22.3427, तो भाई जाके रुक गया ना, ये तो भाई साहब शांत हो गए ना, शांत हो गए तो ये परिमेयी है।
है ना। तो भाई साहब ये एक हो गया अपना अपरिमेय, बाकी सारे अपने कैसे है, परिमेय है, बात खत्म। चलो अगला अगर हम एक सवाल और लेते हैं, इसका और भी सवाल है अपने पास, परिमेय और अपरिमेय, ये देखो, है ना। चलो ये जो सवाल है ना, चलो इस सवाल ये आ ही गया है तो मैं बता देता हूँ रामबाण, ठीक है ना, रामबाण बता देता हूँ एक में, कि जब भी अंडर के अंदर अभाज्य संख्या आएगी, जब भी अंडर के अंदर कैसी संख्या आएगी, अभाज्य संख्या, तब वो क्या हो जाएगा भाई साहब, अपरिमेय। जब भी अंडर के अंदर अभाज्य संख्या आएगी अपरिमेय होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अंडर के अंदर अभाज्य संख्या अपरिमेय होती है। अंडर के अंदर 196, अब इसको देखते ही क्या सोचोगे सर, अंडर 2, अंडर 3, अंडर 5 सब तो क्या होती है, अपरिमेय। अंडर 196 भी अपरिमेय है, नहीं, अंडर 196 14 के बराबर होता है, 14 का स्क्वायर 196। अंडर 625 किसके बराबर हो जाता है, 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। अंडर 49 7 के बराबर है, जबकि 41 यानी जो 41 है ये एक अभाज्य संख्या है, और अंडर के अंदर अभाज्य संख्या आते ही ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो अपना सही जवाब कौन सा हो गया, अपना सही जवाब हो गया सी। क्या ये बात बढ़िया से समझ में आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए, ठीक है, जब परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित कर दें तो इनके सम्मेलन से जो हमें संख्या प्राप्त होती है ना, वो ही वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप से जो संख्या प्राप्त होती है, एक नई प्रकार की संख्या, वो वास्तविक संख्या होती है। इसको अगर बहुत अच्छे से समझो ना, तो ऐसे समझो कि भाई ये गोला है नेचुरल नंबर का, जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3। जैसे ही मैंने 0 ऐड किया तो अपने पास यहाँ पे ये जो नया गोला है ना, ठीक है, वो कौन सा आ गया, होल नंबर का आ गया, ठीक है। इस होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में जैसे ही -1 -2 -3 ये माइनस की संख्या जैसे ही हमने यहाँ पे ऐड करी तो हमारे पास कौन सा आ गया, इंटीजर नंबर आ गया। इस इंटीजर में जैसे ही हमने p/q के रूप में लिखे जा सकने वाली सारी संख्याएं ऐड की तो अपने पास कौन सा आ गया भाई, यहाँ पे अपने पास आ गया रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, जब अपने पास परिमेय आया तो परिमेय के साथ अपरिमेय भी आया, √2, √3, √5 पाई, और इस प्रकार की संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाए, ठीक है, जिसमें क्या आ जाए, परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाए, ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा कहलाता है यहाँ पर सबसे बड़ा वाला जो है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ठीक है। आगे बात समझ में, ये बात है भाई सब मोटी मोटी, ठीक है, ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। अब जब हम यहाँ पे वास्तविक संख्याओं की बात कर ली है तो मैं 3 प्रकार के संख्याओं की एक साथ ही बात करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले है अपने पास अभाज्य संख्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इससे हम अभाज्य गुणनखंड भी समझेंगे। क्या समझेंगे, अभाज्य गुणनखंड। फिर मैं बात करूँगा यहाँ पे इसी के साथ भाज्य संख्या की। इन दोनों की तो हम साथ में ही आराम से बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो हम पहले इन दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं के ऊपर। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो भाई, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, अगर आपको हल्का फुल्का भी याद आ रहा है ना, तो अभाज्य संख्याएं इस प्रकार की संख्याएं होती है, अभाज्य संख्याएं इस प्रकार की संख्याएं होती है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और का भाग ना जाए। या फिर मैं उदाहरण देके समझाऊं तो सोचो, अभाज्य संख्या क्या है, एक लड़का है जिसने एक नई बाइक खरीदी है, ठीक है, और वो क्या कह रहा है, मेरी बाइक पे सिर्फ 2 ही लोग बैठेंगे, मैं खुद बैठूंगा और सिर्फ एक बैठेगा। यानी सपोज करो, अगर 2 ने, किसने, 2 नंबर ने, एक लड़का जिसका नाम है 2, उसने अगर बाइक खरीदी तो वो क्या कह रहा है कि मैं बैठूंगा, यानी 2 बैठेगा और 1 बैठेगा। अगर 3 ने बाइक खरीदी है तो 3 क्या कहेगा, 3 कहेगा मैं बैठूंगा और 1 बैठेगा। बस हमारे साथ ये। जबकि भाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या इस प्रकार की संख्या है जिसमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाए, ठीक है। ये ठीक उसी तरह है कि अपने गांव में किसी ना किसी के पास प्लेटिना होती है, ठीक है, या फिर अपने गांव की हीरो स्प्लेंडर, भाई साहब क्या गाड़ी है ना भाई साहब, 1 नंबर। तो माइलेज भाई 4 बैठो 5 बैठो,
अपने यहाँ पे ड्राइवर की कमी है क्या, ये बताओ। अरे भाई साहब ऐसे ऐसे छोरे हैं, क्या बाइक चलाते हैं भाई साहब। स्प्लेंडर की तो बहुत सी वीडियोस देखते हैं, उसमें वो कुदा भी देते हैं है ना। तो बस ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या बाइक है स्प्लेंडर, उसमें वो क्या कहता है भाई मैं खुद बैठूंगा, मेरा एक दोस्त बैठेगा, मेरा एक दोस्त बैठेगा और इसका भी एक दोस्त बैठेगा, भाई 4 बैठेंगे। और ज्यादा कोई पतला दुबला हुआ तो एक और बिठा लेंगे, चला लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सी होगी भाज्य संख्या। ये अभाज्य, बहुत आराम से बताऊं तो ये। अब अभाज्य संख्या के अगर उदाहरण की बात करूं, जैसे कि क्या है कि भाई 2 एक अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसमें 2 का और 1 का बस इसी का भाग जाता है, किसी और का नहीं जाता है ना भाई। 2 में 2 का जाता है और 1 का जाता है। फिर अगर मैं बात करूं 3 की, तो 3 में 3 का जाता है और 1 का जाता है, किसी और का भाग जाता ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 4, तो 4 यहाँ पे क्या हो गया भाई, 4 ने कहा नहीं भाई मैं खुद बैठूंगा, 1 बैठेगा लेकिन 2 भी बैठ सकता है, क्योंकि 2 का भाग जाता है ना। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं 5 की, तो 5 में क्या आ जाएगा भाई, 5 का और 1 का ही जाता है, किसी और का जाता ही नहीं है। पर यहीं पे अगर मैं बात करूं 6 की, किसकी बात करूं 6 की, तो 6 में भाई 6 का और 1 का, यानी वो खुद बैठेगा, 1 को तो बैठा ही गई, लेकिन साथ में वो कह रहा है 2 भी बैठेगा और 3 भी बैठेगा। ये भी अपने दोस्त है भाई, जिगरी है जिगरी, इनको कैसे छोड़ दूं मैं। ठीक है ना, तो 6 1 2 3 ये सब बैठेंगे, तो ये एक भाज्य संख्या हो गई। अच्छा, अगर यहाँ मैं बात करूँ 7 की, तो 7 में 7 का जाएगा, 1 का जाएगा, बस इसी प्रकार जाएंगे। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 8 की, किसकी बात करूँ 8 की, तो 8 में 1 का जाएगा, 8 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा। ये लो मेरे भाई 1 8 2 4। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूँ 9 की, तो 9 में 1 और 9 का तो जाएगा ही जाएगा, साथ में 3 का भी जाएगा। अरे समझे के नहीं, बताओ भाई, समझ गए ना। 1 9 और 3 का भी जाएगा। अच्छा, मैं बात करूं यहाँ पे 10 की, ठीक है, 10 में 1 का जाएगा, 10 का जाएगा, 2 का जाएगा और 5 का जाएगा। इस तरह 1 10 2 5 इन सब का जाएगा। तो ये भी एक कौन सी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अब भाज्य में 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो 11 कैसा है, अभाज्य है, 12 भाज्य है, 13 अभाज्य है, 14 भाज्य है, 15 भी भाज्य संख्या है। क्यों, 15 में 3 और 5 का जाता है। 16 भी भाज्य संख्या है, 17 अभाज्य है। 18 कैसी है भाई, 18 की अगर हम बात करें तो 18 भी भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का जाता है, इसमें 9 का भी जाता है। फिर 19 की बात करें तो 19 कैसी है, अभाज्य है। 20 कैसी है, भाज्य। 21 भी भाज्य, 22 भी भाज्य, 23 भी भाज्य। इस तरह 23 19 11 13 17 ये सारी के सारी भाज्य संख्याएं हैं। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ गए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्या आप इस बात को अच्छे से समझ गए। ठीक है, कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं क्या होती है। जब आपने भाज्य और अभाज्य को इतने अच्छे से समझ लिया है, तो मैं आपको पूछता हूं, चलो ये बताओ, ये संख्या है 15 जो कि एक भाज्य संख्या है, सही बात है। एक संख्या 15 जो कि भाज्य संख्या है, इसको मैं, इस 15 को मैं 3 गुणा 5 लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। आप कहोगे नहीं नहीं एक ही बात है, 3 गुणा 5 लिखो 15 लिखो एक ही बात है। लेकिन 15 एक क्या है, भाज्य संख्या, जबकि 3 अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। 3 अभाज्य है और 5 भी क्या है, अभाज्य। यानी कि हमने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख दिया, जिसको कि गुणनखंड कहेंगे, और अभाज्य संख्याओं में तोड़ा है इसलिए अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। कुछ समझे मेरी बात के नहीं समझे। देखो और समझाता हूं, जैसे कि यहाँ पे एक कोई भी संख्या सोचो, मैंने सोची 35, 35 को मैं लिखता हूं तो मैं 7 पंजे 35 इस प्रकार लिख सकता हूं। ये एक भाज्य संख्या है, इसको मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिया। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख दिया। तो जब मैंने भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में लिख दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। बस, तो हमारे जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, और कुछ भी नहीं, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड होता है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आगे बात समझ में अच्छे से, कि कोई दिक्कत की बात। ठीक है, अच्छा, इसमें जैसे ही बड़ी नंबर आ जाते हैं ना, तो बड़े नंबर को हम इतने आराम से तो नहीं तोड़ सकते। जैसे 35 को तोड़ लिया हमने, ठीक है, सोचो 75 आएगा तो 75 को भी तोड़ लेंगे। 75 को हम लिख देंगे भाई
मैंने 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 3 75, और 25 को कैसे लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 3, इस प्रकार से। भाई अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य नहीं है ना। कहोगे गुरुजी 25 गुणा 3 तो सही था, सही था, लेकिन 25 अभाज्य नहीं है, 25 तो भाज्य है, हमें तो अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है ना। तो 5 गुणा 5 गुणा 3, इस प्रकार से हम लिखेंगे 75 को। क्या ये बात अच्छे से दिमाग में बैठ गई क्या? क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई क्या? ये बताओ, अच्छे से समझ में आ गई ना? ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा 3। अच्छा, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 को 5 का स्क्वायर गुणा 3, ठीक है ना भाई, 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर गुणा 3। तो ये तो छोटी संख्या है। अब सोचो कोई बड़ी संख्या आ जाए, ले सपोज अपने पास आ गया 525 आ गया, कि भाई 525। अब 525 को ऐसे तोड़ना मुश्किल होगा, तो हम अभाज्य गुणन को इस तरह, अभाज्य गुणनखंड को इस तरह करते हैं ना कि भाई एक सीधी लाइन खींचते हैं, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और कहते हैं भाई 525 में किसका भाग जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं। अब इनको जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 5 12। क्या 12 के अंदर 3 का भाग जाता है? तो हम कहते हैं हाँ जाता है। इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 2 बचेगा 22, 22 में कितनी बार? 7 बार, 1 बचेगा 15, 15 में 5 बार। अब देखो 7 और 5 12 और 1 13। अब जा रहा है 3 का नहीं, क्यों? क्योंकि 13, इनका जोड़ कितना आया? 7 और 5 12 और 1 13। 13 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए यहां भी नहीं जाएगा, सीधी सी बात है। तो किसका जाएगा? 5 का। 5 का 17 में तो नहीं जाएगा, 15 में जाएगा 3 बार, 2 बचेगा 25, 25 में जाएगा 5 बार, 35 आ गया। 35 में फिर 5 का चला जाएगा 7 बार, फिर 7 का 7 में 1 बार। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि 525 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 525 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 कितना हो गया? 5 का स्क्वायर गुणा 7, इस प्रकार से। आगे बात समझ में? अरे तुम्हें समझ आया कि नहीं आया अभाज्य गुणनखंड? है कि नहीं है आसान? अच्छा, जल्दी से फिर मुझे ना कमेंट सेक्शन में इस सवाल का अभाज्य गुणनखंड करके बता देना भाई साहब, ठीक है ना। तुम्हारे लिए देख रहा हूं, एक तो है 750 और दूसरा अपने पास है 675। इन दो का अभाज्य गुणनखंड कमेंट सेक्शन में पक्का बताओगे ना? अरे बताओगे कि नहीं? बताना ही है। चलो, अब हमें अभाज्य गुणनखंड और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया। तो एक बात देखना, एक बात बताता हूं। मैंने ली संख्या 7 और मैंने ली संख्या 8। 7 को मैं 7 गुणा 1 लिख सकता हूं, आपका हो गया। अच्छा, 8 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8। इन दोनों में क्या कॉमन है? आप कहोगे गुरुजी कुछ भी कॉमन नहीं है, 7 और 8 में तो कुछ कॉमन नहीं है। ये 7 गुणा 1 है, ये 2 गुणा 2 गुणा 2। मैंने कहा इसको मैं गुणा 1 लिख दूं, क्या लिख दूं? हाँ, तो इसका मतलब ये इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। तो 7 और 8 में कॉमन क्या है? 1 है। यानी अगर मैं बात करूं 7, 8 1 कॉमन है। अच्छा चलो ठीक है, मैं बात करता हूं 13 की। 13 को कैसे लिख सकता हूँ? 13 गुणा 1 लिख सकता हूँ। अच्छा, मैं बात करता हूँ 17 की, तो 17 को कैसे लिख सकता हूँ? 17 गुणा 1। 13 और 17 अभाज्य संख्या है, लेकिन इनके अंदर कॉमन कौन है? 1 कॉमन है। कौन कॉमन है? 1 कॉमन है। 1 इनके अंदर उभयनिष्ठ है। अच्छा, तो ये दो संख्याओं का और जोड़ा हो गया जिसमें 1 उभयनिष्ठ है। सही बात है। अच्छा, उन्होंने कहा गुरुजी आपने 7 8 लिया, क्यों ना मैं 91 ले लूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे 92 ले लूं तो चलेगा? मैंने कहा भाई दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। 91 को कैसे लिख सकते हैं? 13 7 91 होता है भाई। उसने कहा हाँ गुरुजी 13 7 91 होता है। 92, अब कहा सर गुरुजी 92 का मुझे फिक्स पता नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 का भाग 9 में कितनी बार जाएगा? तो 2 का भाग 9 में 4 बार, तो 12 आएगा 6 46, फिर 46 में 2 का भाग 2 बार, और यहाँ पे 3 बार, तो आ गया 23। और 23 में 23 का ही जाएगा, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है। तो 2 की घात कितनी हो गई भाई? 2 हो गई, और यहाँ पे आ गया 23। क्या इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ दिखा? नहीं दिखा। कुछ उभयनिष्ठ नहीं दिखा ना? हाँ, लेकिन अगर दोनों के पास 1 लिख दूं तो भाई कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा 1 का गुणा कराने पे, नहीं पड़ेगा ना। तो यानी कि 1 और 1, यानी 91 और 92 भी 1 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भाई साहब इस प्रकार की संख्याओं का युग्म जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है। हाँ,
तो इस प्रकार की संख्याओं का जोड़ा युग्म जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो उन्हें सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्याएं कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। ये ध्यान रखना, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाती है? वे हो जाती है जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक, खुद एक हो। ये ध्यान रखिएगा। आगे बात समझ में? तो अब हम चलते हैं प्रमेय 1.1 यानी अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। बहुत आसान है और जो कि हमने पहले समझ ली, बस उसको हम देख रहे हैं। कब समझ ली? जब मैंने तुम्हें बताया था कि भाई साहब भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ सकते हैं। बस वही बात है यहाँ पे कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, को अभाज्य संख्याओं के, ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि जो क्रम है, ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं भाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के जो रूप में जो क्रम है वो ही क्रम रहेगा, एक ही क्रम बनेगा, ठीक है, दूसरा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 3, 5 और 7 के अलावा भी कोई और अभाज्य संख्या आ गई जिनके अभाज्य गुणनखंड 525 का हो। समझ गए? 525 का अभाज्य गुणनखंड किया, उसमें 3, 5 और 7 के अलावा और कुछ नहीं आएगा, 3, 5 और 7 आएगा, यही क्रम आएगा, 3, 5 का स्क्वायर और 7, ठीक है, ये ऐसा ही होता है। ये अंक गणित की अपनी प्रमेय 1.1 है। और यहां से हम जब बात करें तो बात आ जाती है यहाँ पे HCF और LCM की। HCF और LCM क्या कहता है कि संख्याओं में HCF क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, ठीक है, और LCM लघुत्तम समापवर्ती। अब अभाज्य गुणनखंड से कैसे निकालेंगे कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। यह ध्यान रखना है, अभाज्य गुणनखंड किया, उनमें सबसे छोटी घात का गुणनफल तो कौन होगा? अपना HCF होगा, ठीक है। और संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल LCM कहलाता है। अब कहोगे गुरुजी ये बात थोड़ी सी कम बैठी भैया, सही से थोड़ा एग्जाम्पल से समझाओ। मैंने कहा बिल्कुल एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूं तुम्हें समझाने के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर एक सवाल लेते हैं, ठीक है, देखो पहले ये सवाल लेता हूँ, ठीक है। ये सवाल 2026 RBSC के अंदर आया है। सवाल कह रहा है 16 तथा 20 का HCF होगा। क्या निकालना है? 16 और 20 का HCF। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करो भाई पहले। तो 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा भाई? 2 का भाग 16 में 8 बार, फिर 2 का भाग 8 में 4 बार, फिर 2 का भाग 4 में 2 बार, और 2 का भाग 2 में 1 बार। अरे समझे के नहीं? समझ गए ना? हाँ, तो 16 को हम कैसे लिखेंगे? तो भाई साहब 16 को हम लिखेंगे 2 की घात 4, ठीक है। अच्छा, अब 20 का अभाज्य गुणनखंड करो भाई साहब। 20 का अभाज्य गुणनखंड, तो 20 का कैसे करेंगे? तो 2 का 20 में 10 बार, फिर 2 का 10 में 5 बार, फिर 5 का 5 में 1 बार। तो 20 के लिए हम कैसे लिखेंगे भाई? 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात 2 गुणा 5। ये समझ में आ गया। अब हमें HCF ज्ञात करना है इनका। तो HCF 16 और 20 का, HCF 16 और 20 का क्या होगा? उसकी न्यूनतम घात, तो उभयनिष्ठ कौन है? 2, और यहाँ पे भी 2। 2 की घात ऊपर 4 है, नीचे 2 की घात 2 है, तो न्यूनतम घात लेनी है। न्यूनतम घात कितनी है? 2 की घात 2, तो आंसर हो जाएगा 2 की घात 2 यानी कि 4। अच्छा, HCF को और अच्छे से समझना है ना, तो यहाँ पे अपने पास एक बढ़िया सा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? यदि m और n दो धनात्मक पूर्णांक है जिन्हें m बराबर, देखो ध्यान से देखना कैसे लिखा हुआ है, x² y की घात 5 z² तथा n बराबर x की घात 4 और y स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां x व y अभाज्य संख्या है। x व y क्या है? अभाज्य संख्या है। तब HCF क्या होगा? तब HCF क्या होगा? m, n का। अभी बताया था उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? x और x दोनों के पास है। इसके पास x की घात 4 है, इसके पास x की घात 2 है, तो भाई सब x की घात 2। इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो y की घात यहाँ 5 है, यहाँ y की घात 2 है, तो y की घात 2 यानी x² y² पहला इसका
जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बिल्कुल सही ऑप्शन है। समझ में आ गई बात? क्या गुरुजी हमें एचसीएफ वगैरह तो बढ़िया से समझ में आ गया। अगर अब हमारे पास एलसीएम का भी कोई सवाल हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। एलसीएम का भी सवाल देख लेते हैं कि संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम ज्ञात कीजिए। भाई साहब बहुत ही आसान, बेहद सरल सवाल। हल में सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा 72 का अभाज्य गुणनखंड करना। क्या करना? 72 का अभाज्य गुणनखंड करो। 2 का भाग 72 में 2 36 बार, 2 का भाग 36 में 2 18 बार, 2 का भाग 18 में 2 9 बार, फिर 9 में 3 का जाएगा, 2 का जाएगा क्या? नहीं गुरुजी 3 का ही जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलो 72 को कैसे लिखेंगे? 2 की घात तो 3 भाई, 2 कितनी बार है? 3 बार है, और 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। एलसीएम किसका? 120 का, मतलब अभाज्य गुणनखंड आप किसका करेंगे? 120 का। तो 120 का करो भाई, 2 का भाग 2 120 में 60 बार, फिर 2 का भाग 2 60 में 30 बार जाएगा भाई। कितनी बार? 30 बार। फिर 2 का भाग 2 30 में 15 बार जाएगा, फिर 15 में 3 का भाग 5 बार, फिर 5 में 5 का 1 बार। सही बात है। 2 का भाग 120 में 60 बार, 2 का भाग 60 में 30 बार, 2 का 30 में 15, 3 का 15 में 5 बार, 5 का 5 में 1 बार, तो 120 यानी 2 की घात तो 3 गुणा 3 गुणा 5। इस प्रकार से क्या ये बात समझ में आ गई? अब एलसीएम क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड की अधिकतम घात। तो यानी कि यहां लिखूंगा मैं एलसीएम 72 और 120 का। चलो फटाफट देखो क्या हो जाएगा। इसके पास क्या है? यहाँ पे 2 है भाई साहब, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, लेकिन यहाँ भी 2 की घात 3 और 2 की घात 3, यानी दोनों के पास बराबर है, तो 2 की घात 3 तो आ ही जाएगा, क्योंकि दोनों के पास बराबर है ना भाई साहब, एक जैसी है तो आ ही जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे 3 की घात 2 और यहाँ पे 3 की घात 1 है, अधिकतम घात 3 की घात 2 है, आ जाएगा। एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ नहीं। अब एचसीएफ में तो क्या होता है? जो उभयनिष्ठ होता है वो आता है, लेकिन एलसीएम में जो उभयनिष्ठ नहीं होता वो भी आता है। क्या? हाँ। नहीं, 1 मिनट, अरे आराम से गुरुजी 1 मिनट, आपने तो कंफ्यूज ही कर दिया। कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। एचसीएफ में जो उभयनिष्ठ होगा उसकी न्यूनतम घात आएगी, एलसीएम में उभयनिष्ठ की अधिकतम घात, और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो भी आएगा। जैसे इसके पास 5 है, इसके पास 5 नहीं है, लेकिन फिर भी आएगा। सोचो इसके पास एक दूसरी संख्या 7 होती, या दूसरी संख्या होती, यहाँ 7 होती, और 7 इसके पास नहीं होता, तो भी 7 यहाँ आता। समझ में आ गई बात? तो 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 2 9 हो जाएगा अपने पास, और 5 और 8 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 40। तो 40 को 9 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 360। कितना आ जाएगा भाई? 360 आ जाएगा। आई बात समझ में अच्छे से? तो 360 इनका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। बढ़िया से बात को समझ गए ना कि भाई एचसीएफ एलसीएम क्या होता है, कैसे निकाले जाते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम। अब तुम्हें एक बड़े कमाल की बात बताता हूँ, ठीक है? जो अभी हमने एक सवाल किया था ना, चलो वापस उसी पे चलते हैं, ठीक है? हमने जो अभी यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकाला, इसी पे चलते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब मैंने एलसीएम निकाला 72 और 120 का, किसका निकाला मैंने? 72 और 120 का एलसीएम कितना आया था? ठीक है, 72 और 120 का एलसीएम कितना आया था भाई साहब? 72 और 120 का एलसीएम आ गया अपने पास 360। ठीक है ना? बड़े कमाल की बात बता रहा हूँ। इनका एचसीएफ निकालते हैं, 72 और 120 का। चलो एचसीएफ निकालो इनका, ठीक है? एचसीएफ कैसे निकालेंगे भाई? सीधी सी बात है ना। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। तो एचसीएफ तो आराम से आ जाएगा। उभयनिष्ठ 2 की घात 3 है भाई, 2 उभयनिष्ठ है, इसकी घात 3 दोनों के पास है, तो 2 की घात 3 हो गया। 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है। एचसीएफ में न्यूनतम घात छोटी से छोटी, तो 2 की घात 3 8 गुणा 3, तो 8 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 24। एचसीएफ कितना आ गया? 24 आ गया। इन दोनों को गुणा करवा लो, 24 और 360 को गुणा करा लो, ठीक है? 4 का कराएंगे तो 0, 6 का 4 से 24, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 2 14। सही बात है ना? 24 का 2 वहां पे गया, 2 का 0, 6 को 2 से कराया 12,
ठीक है, 3 को 2 से करा 6 और 1 7, कितना आ गया 0 4 6 8 8640 के। ठीक है गुरुजी, आपने एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करा है, ये समझ आ गया। इसी तरह तुम एक काम करो, 120 को 72 से गुणा करो। 2 को गुणा कराया 0, 2 को कराया 4, 2 एकम 2, 2 को 7 को 0 कराया, 7 को 2 से कराया 14, 7 को 1 से कराया 7 और 1 8, यहाँ पे कितना आया 0 4 4 और 2 6 और 8 8640 8640। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। तो यहां से हम एक नई बात सीखते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है, उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। या फिर मैं यहां पे कहूं कि मैं मान लेता हूं ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। मैंने मान लिया कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, तो ए और बी धनात्मक पूर्णांक है तो ए और बी का गुणा बराबर होगा एलसीएम ऑफ ए कोमा बी और गुणा में एचसीएफ ऑफ ए कोमा बी के। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ गई आपको? अगर ये बात अच्छे से समझ में आ गई तो अगला सवाल भी समझ में आएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया 12960, महत्तम समापवर्तक 18 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? कि गुरुजी ये लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है? माने तो बेरो ही कौन नहीं, एचसीएफ एलसीएम तो ठीक है, पता चल जा तो मतलब एक ही नहीं याद रखा। देखो बहुत आसान है। एलसीएम कहां से शुरू होता है? एल से शुरू होता है और व्हाट्सएप की भाषा में एल यानी ल होता है। तो ये जो लघुत्तम समापवर्त आएगा ना, ये एलसीएम होगा, तो अपने आप ये महत्तम समापवर्त एचसीएफ हो जाएगा। अब अभी हमने कहा था दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दे दिया, तो भाई साहब बोलो बताओ सवाल आसान है कि नहीं है? इजी है ना? कैसा सवाल है? इजी सवाल है, इजी सवाल है भाई। सीधा सा लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा कितना हो जाएगा भाई साहब? 12960। ठीक है। अच्छा, पहली संख्या एचसीएफ कितना है? महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 18 है। ज्ञात क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। बस अब हमें फॉर्मूला लगाना है कि दोनों संख्याओं का गुणा, हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणा दे रखा है ना 12960। एचसीएफ 18 है, गुणा में आ जाएगा एलसीएम 18 का, बस यहाँ भाग देना है। तो चलो 18 का भाग देते हैं 12960 में। कितनी बार जाएगा भाई? 12 5 60 नहीं 18 का देना है ना, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 3 बचेगा 36, 18 2 36 और 0 720। यानी एलसीएम कितना आ गया भाई? ये लो एलसीएम आ गया अपने पास 720। काम खत्म। अच्छे से बात दिमाग में बैठ गई। एलसीएम अपना कितना है? 720। हाँ, इसी तरह के सवाल भाई साहब, इसी तरह के सवाल आते हैं और आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ पे दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अब बताओ क्या है? एचसीएफ है। ये क्या है भाई? एचसीएफ है। एचसीएफ कितना है? 27 है। उनका लघुत्तम समापवर्त ये क्या है? एलसीएम है 162 है। अब इसने कह दिया एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बहुत आसान है ना? एचसीएफ दे दिया, एलसीएम से दे दिया और कह दिया दोनों संख्या ज्ञात करके बता दो भाई दोनों संख्या क्या होगी। तो हम कहेंगे हाँ कर देंगे ना, कौन सी बड़ी बात है। एचसीएफ हमारे पास है 27, सही है। एलसीएम हमारे पास है 162। पहली संख्या 54 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी। तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी तो क्या लिखेंगे? दोनों संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो भाई पहली संख्या 54 हो गई, दूसरी संख्या बी है, एचसीएफ 27 है, एलसीएम 162 है। अब भाई साहब तो बी बराबर कितना जाएगा? 27
गुना 165 बत्ता 54, इसको तुम काट लोगे आराम से, 9 का भाग जाएगा ना यहाँ पे। अच्छा 27 दुआ ही तो होता है, 27 दुआ 54 होता है, वह 2 का 162 में दोगे तो आंसर आ जाएगा 81। सही है ना, आ गया तुम्हारा भी। तो बात समझ में आ गई अच्छे से HCF LCM की, कि भाई किस तरह से HCF LCM के सवाल पूछे जाएंगे। अब एक सवाल तो मैं बहुत बढ़िया बताता हूँ, अब तुम्हें वहां पे ये सोचना है कि वहां निकालना क्या है। ठीक है, ये एक सवाल है कि 3 घंटा क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल में बजती है, यानी टन टन टन, वो गाना है ना, घंटी बजी टन टन। हाँ, तो तुम्हें भाई साहब क्या करना है, घंटियां है, 1 घंटी, दूसरी घंटी, तीसरी घंटी, ये ऑटोमेटिक है। ठीक है, ये 9 मिनट, ये 12 मिनट और ये 15 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि ये सुबह 8 बजे बजना शुरू करती है पहली बार, यदि, ठीक है, 8 बजे बजना शुरू, अब एक जैसे ही 8 बजे तीनों एक साथ बजना शुरू करेगी, लेकिन ये हर 9 मिनट में, ये हर 12 मिनट में बजेगी, ये हर 15 मिनट में बजती है, तो दोबारा एक साथ कब बजेगी, यानी ये बजती तो जा रही है लेकिन वापस से तीनों एक साथ कब बजेगी, ये हमें बताना है। क्या मेरी बात को समझे तुम के नहीं समझे? हमें ये बताना है कि ये दोबारा एक साथ कब बजेगी, यानी कि जब ये पूछा जाए ना दोबारा एक साथ कब बजेगी, तो इसका मतलब क्या है कि भाई साहब एक बार ये बजेगी एक साथ, सपोज करो ये शुरू हुई बजना, अब वापस ऐसा एक समय आएगा जब ये दोबारा बजेगी, उसके बाद तीबारा एक साथ बजेगी, चौथी बार, पांचवी बार, हर मतलब बजती रहेगी एक साथ, कई बार बजेगी, लेकिन पहली बार के जस्ट बाद में, पहली बार के जब शुरू हुई उसके बाद वापस पहली बार में कब बजेगी, शुरू होने के बाद, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है कि भाई मल्टीपल तो बहुत सारे, बहुत बार बजेगी एक साथ, लेकिन लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे पहले, तब हम निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो इनका हम क्या निकालेंगे भाई? एलसीएम निकालेंगे। 9 का देखो, 9 को 3 गुना 3 लिख दूं, 12 को 4 गुना 3, 4 यानी 2 की घात 2 गुना 3, और 15 को 5 गुना 3, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम 9, 12 और 15 के एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे कि भाई उभयनिष्ठ कौन सा है? 3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 गुना 3 यानी 3 की घात 2, अधिकतम कौन सी हो गई? 3 की घात 2। अब 2 की घात 2 नहीं है तो भी हमें पता है एलसीएम में लिख सकते हैं, और 5 नहीं है तो भी हमें पता है हम लिख सकते हैं। तो 3 की घात 2 तो 9 हो गया, 2 की घात 2 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखें 4 पंजे 20, और यहाँ पे 20 को 9 से गुणा करेंगे तो 180 मिनट, यानी 180 मिनट बाद। और 180 मिनट का मतलब क्या है? 180 में 60 का भाग दोगे तो कितने घंटे आ जाएंगे भाई? मिनट में ना, घंटे में बदल लो, 3 घंटे आ जाएंगे। कितने घंटे आ जाएंगे? 3 घंटे। समझ गए अच्छे से बात को मेरी? बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह भी HCF LCM के सवाल आ जाते हैं। अब हम चलते हैं प्रमेय 1.2, क्योंकि अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा। √2 या √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। उसके लिए मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, यदि P a² को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगी। यहाँ a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो देखो बहुत आसान से ये समझो कि P एक अभाज्य संख्या है, तो जब हम सवाल को हल करेंगे ना, तब अपने पास कुछ ऐसा आएगा कि जैसे p² बट्टा जैसे समझो 5 आ गया, तो 5 एक अभाज्य संख्या है, तो हम यहाँ पे कहेंगे 5 p² को विभाजित करता है, तो 5 किसको विभाजित करेगा? तो 5 p को भी विभाजित करेगा। समझे? तो यहाँ हम क्या कहेंगे, जैसे कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, P की जगह कौन है? यहाँ 5, और P a² को विभाजित करता है। यहाँ पे P की जगह एक काम करो, a ले लो। ठीक है ना, जैसे कि हम कह देते 5 a² को विभाजित करता है, तो 5 किसको विभाजित करेगा? a को भी विभाजित करेगा। P एक अभाज्य संख्या है, P की जगह हमने 5 ले लिया, 5 a² को विभाजित करता है, तो 5 a को भी विभाजित करेगा। ये ध्यान रखना। ठीक है, 5 a को भी विभाजित करेगा। इस तरह मैं वहां पे लिखूंगा 5 a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा प्रमेय 1.2 से। ठीक है, और उसी से हम वो सवाल हल कर पाएंगे। अब देखो सवाल बताता हूं मैं। ठीक है, फिर भाई जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सवाल आते हैं ना, उनमें से एक सवाल है ये। जैसे कि यहाँ पे देखो सवाल कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे हल में देखो, इस सवाल को हल करने का फिक्स तरीका है। ठीक है ना? हाँ, इस सवाल ये थोड़ा सा बड़ा है,
थोड़ा सा कई बार बोरिंग लगता है, एक बार में समझ में भी नहीं आता। पहले ही बता रहा हूं, एक बार में समझ में नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं, छोड़ना थोड़ी है, अपन किसी चीज को छोड़ते थोड़ी है भाई। नहीं समझ आता तो समझेंगे ना, एक बार में नहीं तो 2 बार में आ जाएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। हाँ, बहुत एक जो फिक्स्ड तरीका है, ये जो मैं बताऊंगा ये तरीका फिक्स्ड है, इसी तरीके से होगा। अब √5 की जगह √3 आ जाए, √ के अंदर 2 आ जाए, √ के अंदर 11 आ जाए, √ के अंदर 7 आ जाए, इस तरह के जो सवाल आएंगे उनके लिए एक फिक्स्ड तरीका है ये, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को। अच्छा, ये फिक्स्ड तरीका क्या है, इसके ऊपर बात करें। देखो, ये फिक्स्ड तरीका क्या कहता है कि आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो इसको सबसे पहले परिमेय मानो। क्या करेंगे, परिमेय। फिर इसको हम a/b या p/q के रूप में लिख देंगे, ठीक है। फिर हम स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, इधर उधर भेजेंगे, फिर वही प्रमेय 1.2 लगाएंगे। इसी तरह और थोड़ा सा करेंगे और फिर हम लिख देंगे भाई साहब ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय। यानी कुल मिला के इससे जो मेथड को कहते हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं, यानी विरोधाभास विधि। हम किसी को माना, फिर हमने जो आभास किया, हमने जो कल्पना की, उसका विरोध करेंगे। हमारी जो कल्पना है वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि भाई साहब गलत चीजें आई है, वो गलत चीजें आई, इसका मतलब हमने जो कल्पना करी वो गलत है, इसका मतलब ये सही है। कुल मिला के ये है, कुल मिला के ये है, बस हमें इसको सिद्ध करना है। अब तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आएगा कि सर जब ये √5 एक अपरिमेय संख्या है तो सिद्ध क्यों करना है? क्योंकि भाई मैथ्स का एक रूल है, गणित में एक रूल बनाया हुआ है कि अगर आप कोई भी चीज देते हो ना, जैसे अगर किसी ने पहली बार बताया हुआ ना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, किसी ने पहली बार, तो सिर्फ उसकी बात को मान नहीं लिया जाता है सुन के कि हाँ तुमने कह दिया, तुम बहुत अच्छे गणितज्ञ हो, मैथमेटिशियन हो, ये तुम्हारी बात को मान लेते नहीं। तुम्हें हमेशा प्रूफ देना होगा, तुम्हें यह सिद्ध करके बताना होगा कि हाँ तुमने कह दिया अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो वो क्यों है, ये गणित में सिद्ध करके बताना होता है। जब भी कभी पहली बार में बताया होगा ना किसी ने √5 एक अपरिमेय, तो फिर उसको सिद्ध भी करना पड़ा है उसको। इसलिए हम ये भी सीखते हैं, इससे होता है क्या है, इससे हमारे जो मेंटल डेवलपमेंट है ना वो बढ़ता है, हमारे सोचने की समझने की शक्ति बढ़ती है, थोड़ा सा हम दिमाग पे जोर देते हैं, उसको चलना सिखाते हैं, इसलिए पढ़ाया जाता है। समझ गए? तो हम हल कैसे करेंगे? हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। एक कैसी है? परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। सीधी सी बात है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको p/a के रूप में या फिर a/b के रूप में लिख दो। तो √5 बराबर a/b, जहां क्या कह देंगे, a व b क्या है? पूर्णांक है। a व b पूर्णांक है। b किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। भाई चाहे p/q लिखूं, a/b लिखूं, एक ही बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पे आ जाएगी, a व b सहभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। बस इसी से ये हल होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसी से हल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि a व b सहभाज्य संख्या। इसका मतलब a और b में उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक खुद है और कोई नहीं है। ये ध्यान रखना है, इसमें उभयनिष्ठ संख्या a और b में जो उभयनिष्ठ है वो सिर्फ खुद एक है। भाग का b इधर है, इधर आ जाएगा गुणा में, तो √5 गुणा b बराबर है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे, फिक्स्ड तरीका है, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √5 p का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, यहाँ पे b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। 5 इसके गुणा में इधर आ जाएगा तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 5 हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने वहां बताया था कि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। चूंकि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा।
सीधी सी बात है। 5a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा, यानी a कोई ना कोई 5 का गुणज है। ये सोचो भाई, 5 अगर a को विभाजित कर रहा है, कब करेगा, जब a 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसी कोई संख्या हो जिसमें 5 का भाग जाता हो। सही है बात। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि जो a है ना, a कोई ना कोई 5 का गुणज है, यानी 5c। सी में सी की जगह 1 रख दो, 5 आ जाएगा, 2 रखोगे 10 आएगा, 3 रखोगे, और सी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है सी। ठीक है, यहाँ पे सी धनात्मक पूर्णांक है। अब ये जो सी ए का मान है ना, वो समीकरण 1 में रख देंगे। फिक्स तरीका है, ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जैसे ही a का मान समीकरण 1 में रखेंगे ना, तो b² बराबर a की जगह तो 5c का स्क्वायर और बट्टे में यहाँ पे 5, तो b² बराबर 5 का स्क्वायर 45, सॉरी 5 का स्क्वायर 25, c² बट्टे 5, तो 5 का 25 में 5 बार, तो b² किसके बराबर हो गया, b² बराबर हो गया अपने यहाँ पे 5c² के। चलो 5c² के गुणा का 5 इधर आएगा तो भाग में, तो b² बट्टा 5 बराबर c²। अब अगर सेम बात जो मैंने यहाँ पे बात कही थी 5a² बट्टा 5 में, क्या सेम बात यहाँ पे नहीं कह सकता कि 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था, तो इसलिए ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा चूंकि 5b² को विभाजित करता है, b² को विभाजित 5b² को विभाजित करता है, b² को विभाजित करता है, तो 5b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, 5b² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ये कह रहा है 5b को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब जो b है इसके पास 5 है। ये कह रहा है 5b को भी विभाजित करेगा और 5a को भी विभाजित करता है। 5a में भी है, 5b में भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि भाई साहब, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा कि भाई साहब इसलिए 5a व b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं है, ये बताओ। अगर 5a के पास भी है, 5b के पास भी, यानी a और b दोनों के पास है, इसलिए 5a व b दोनों में, a व b दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है भाई साहब, 5a व b में कम से कम, दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और अगर देखा जाए तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड तो आना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था, क्योंकि a व b कैसी संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो a व b किस प्रकार की संख्या है, सह अभाज्य। समझे मेरी बात को कि भाई साहब a व b सहभाज्य संख्या है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 आ गया। तो हम क्या कह देंगे, हम यहाँ कहेंगे यह विरोधाभास है तथ्य का, यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है तथ्य का कि अनुरूप कि a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और ये विरोधाभास क्यों आया, क्योंकि हमने जो कल्पना करी थी कि भाई √5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है, यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण आया। तो यह विरोधाभास
यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ अतः हम क्या लिख देंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ गई अच्छे से भाई? इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि के अनुरूप 5 को पहले परिमेय माना, परिमेय के सारे हमने यहाँ पे क्या लगा दिए, जो प्रॉपर्टीज a/b के रूप में a और b सहअभाज्य संख्या है। उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रमेय 1.2 का यूज किया कि 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी करेगा, यानी कि a 5 की एक गुणज हो गई, a क्या हो गई, 5 की एक गुणज हो गई भाई साहब। अगर a 5 की एक गुणज हो गई तो a को मैं 5c लिख सकता हूं, जब सी धनात्मक पूर्णांक है। a का मान समीकरण 1 में रखा, b के पास भी सेम चीज आ गई कि 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी करेगा भाई, सोल्व किया सेम चीज आ गई। इसका मतलब 5a और b दोनों के पास है तो कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गई। तो इससे हमारा जो तथ्य है a b सहअभाज्य संख्या, उसका विरोधाभास आ गया, और ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ क्या, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी जो कल्पना है वो त्रुटिपूर्ण है, तो इसका मतलब √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब तो मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, कि x बराबर 2 की घात 3 × 3 की घात 2 तथा y बराबर 2 की घात 2 × 3 की घात 2 है, तो x व y का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम्हें एलसीएम अच्छे से बता चुका हूं मैं, कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बताओगे इसका आंसर क्या है। आई होप तुम्हें पहला चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से सारे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होंगे। हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।